Brought to you by Techno Camon 30 series. अपने जो अच्छी लीड के साथ जो पहली बार जिसने कमल खिलाया उसका बीजेपी ने टिकट काटकर अपने आप बहुत बड़ा नुकसान झेला। इसमें बीजेपी से ज्यादा प्रत्याशी का विरोध ज्यादा देखने को मिला कि इस चुनाव में जो जीत हार का अंतर है वो पिछली बार की तुलना में काफी कम रहेगा। जब भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी और कार्यकर्ता खुद मैदान में उतरकर अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव की कमान नहीं संभाल पाया तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी जो उम्मीदवार को नुकसान हुआ है। ये चुनाव मंदिर वर्सेस किसान रहा, क्योंकि किसान सबसे ज्यादा खेती का जो क्षेत्र है वो किसानी है। 2024 में जो वोटर्स ने वोट किया है वो बीजेपी को हराने के लिए किया है। ये नहीं कि कांग्रेस के पक्ष में लहर है, ऐसी कुछ नजर भी नहीं है, लेकिन बीजेपी से लोग नाराज हैं, चाहे किसान आंदोलन हो। आज हमारे साथ हैं सिरसा के वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बात करते हैं कि 2024 और 2019 के चुनाव की तुलना में वो क्या देखते हैं, क्या उनका आकलन है। इंद्रमोहन जी, 2019 का चुनाव कैसा रहा और इस बार 2024 का कैसा है, कैसा आकलन करते हैं चुनावों के अंदर, वोटों की परसेंटेज के अंदर कैसा रहा और क्या रहने वाला है? 2019 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में बहुत अंतर रहा है। 2019 का जो चुनाव था उसमें कुछ मुद्दे जो थे, महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उन पे चुनाव लड़ा गया था, लेकिन इस बार चुनावी जो मुद्दे थे वो गायब रहे हैं। चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, जिक्र तो करते रहे लेकिन उनके ऊपर कोई खास विवाद नहीं हुआ, वाद विवाद नहीं हुआ, बहस नहीं हुई और न ही उनके ऊपर कोई वोट मांगे गए। सिर्फ और सिर्फ धर्म, जाति और अयोध्या मंदिर और ऐसे ऐसे जुमले जो किए गए हैं, चाहे वो मंगलसूत्र का हो, चाहे कोई भी हो, इस तरह के जो विवादित जो मुद्दे थे उनको ज़्यादा छुआ गया है। और इस वजह से लगता है कि इस बार जो चुनावी नतीजे हैं वो बड़े ही हैरतअंगेज नतीजे आएंगे। नवदीप जी, क्या आपको लगता है 2024 के चुनाव में सिरसा में क्या रहेगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा? देखिए, 2019 की तुलना में 2024 में जैसा शर्मा जी ने बताया कि मुद्दे जो हैं वो पिछली बार जो मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, इस बार वो मुद्दे गौण नजर आ रही हैं। दूसरा ये है कि 2019 के अंदर मोदी लहर थी और उस मोदी लहर के अंदर सुनीता दुग्गल 3,09,000 वोटों से जीती थी। और विधानसभा चुनाव की बात करें जो अक्टूबर 2019 में हुए तो 3,07,000 वोट बीजेपी का कम हो गया था। सभी 9 हलकों में बीजेपी भारी वोटों के अंतर से जीती थी। फतेहाबाद से 75,000 का अंतर था, एलनाबाद से 34,000 का अंतर था, रतिया से 34,000 का अंतर था, रानिया से 27,000 का अंतर था। इसी तरह से सिरसा से भी 20,000 से अधिक लीड थी। लेकिन इस बार जो है चुनाव जो है नेक टू नेक फाइट नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं उस तरीके के जो होने चाहिए, लोकल मुद्दे जो सिरसा के, चाहे वो नशे का मुद्दा है वो गायब रहा, चाहे वो घग्गर का जहरीला पानी है वो गायब रहा, इंडस्ट्री की बात है वो गायब रहा। तो इस तरीके के ये मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए था लेकिन नहीं लड़ा गया दुर्भाग्यवश। और एक तरीके से व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने को मिला, वाणी भी अमर्यादित होती नजर आई और कहीं ना कहीं लगता है कि इस चुनाव में जो जीत हार का अंतर है वो पिछली बार की तुलना में काफी कम रहेगा। हमारे साथ है महेश शर्मा जी। महेश जी, क्या देखते हैं, गाँव में बीजेपी को विरोध भी सहना पड़ा और शहरों में उनको बढ़त मिल रही है, टोटल चुनाव को कैसे देखते हैं? किसान आंदोलन के कारण गांव में बीजेपी को विरोध मिला। उसके अलावा जो बीजेपी ने प्रत्याशी लिया वो पूर्व में कांग्रेस से थे, वो पहले 3,09,000 वोटों से हारे हुए। अपने जो अच्छी लीड के साथ जो पहली बार जिसने कमल खिलाया उसका बीजेपी ने टिकट काटकर अपने आप बहुत बड़ा नुकसान झेला। इसमें बीजेपी से ज़्यादा प्रत्याशी का विरोध ज़्यादा देखने को मिला। दल बदलू के कारण उसको ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। इस बार गांव में ही उससे ज़्यादा मार पड़ेगी। बीजेपी जो कांग्रेस है वो गांव से अच्छी लीड लेके जा रही है और शहर में हो सकता है थोड़ा बहुत उसको वोट मिल पाए। पिछली बार जैसे डबवाली में और टोहाना में बीजेपी को कम मार्जिन से जीत मिली थी, लगभग 8 या 9,000 के वोटों में दोनों जगह मिला था। इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इन 2 जगह से ही बड़ी लीड लेगी और बाकी जगह से भी अच्छी लीड्स के साथ। तो आपका कहना है कि अशोक तंवर को अपनी छवि के कारण, जो बार बार दल बदलने के कारण विरोध का सामना ज्यादा करना? बिल्कुल। जब लगातार 4 से 5 बार उन्होंने दल बदले हैं तो बीजेपी से ज्यादा उनके दल बदलू के कारण उनको नुकसान हुआ। हमारे साथ और पत्रकार साथी हैं, उनसे बात करते हैं। संसार भूषण जी हैं जन गौरव से।
जी भाई साहब, 2019 के और 24 के चुनावों की बात करें तो खास तौर से आपने एक चीज देखी कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ता कम नजर आ रहा था। पदाधिकारियों की बात करते हैं, ये चुनाव सिरसा के जो हरियाणा लोकहित पार्टी की बात करते हैं, जो सुप्रीमो हैं गोपाल कांडा सिरसा के विधायक हैं, उन्होंने चुनाव की कमान संभाल रखी थी। वहीं इलाहाबाद की बात करते हैं तो मीनू बेनीवाल ने जो है चुनाव की कमान संभाल रखी थी। जब भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी और कार्यकर्ता खुद मैदान में उतर कर अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव की कमान नहीं संभाल पाया तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी जो उम्मीदवार को नुकसान हुआ है। इसी को लेकर अगर बात करते हैं तो कांग्रेस की, तो उनका जो कार्यकर्ता था, जो उनका पदाधिकारी था, हालांकि बीजेपी कहती थी हम पन्ना प्रमुख तक हमारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन इस बार वो पीछे नजर आई और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो मैदान में नजर आया, जिसके कारण कह सकते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी बढ़त मिली है। तो ये बहुत बड़ा अंतर रहा है कि इस बार कार्यकर्ताओं ने ना संभाला, आपस का उनका मन मुटाव रहे, कहीं उनका आपस में जो तालमेल नहीं बना होने के कारण ये सबसे बड़ी समस्या इस चुनाव में रही है। मेरे साथ हैं ANI के संवाददाता रजिंदर ढाबा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लोग कहते हैं कि गांवों में कांग्रेस का चुनाव लोगों ने लड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सिरसा का चुनाव है, ये चुनाव मंदिर वर्सेस किसान रहा, क्योंकि किसान सबसे ज्यादा खेती का जो क्षेत्र है वो सिरसा में है और पंजाब के साथ लगता है। जो आंदोलन किसान का था उसमें सिरसा की भूमिका काफी थी। दिल्ली में जो लोग बैठे हुए सिरसा के लोग थे। भाजपा ने इस चुनाव को मंदिर में या भगवा करने देने की कोशिश काफी की। उन्होंने कैंडिडेट भी बाहर से लिया और उस कैंडिडेट के बारंबार पार्टी बदलने का लोगों को मलाल था। ये बार बार पार्टी बदलते, हो सकता है आने वाले समय में भाजपा में रहेंगे या नहीं रहेंगे, उस चीज़ का उन्हें नुकसान मिला। जो किसानों ने गांव-गांव में जो विरोध किया, हालांकि वो विरोध अशोक तंवर का नहीं बनता था, वो भारतीय जनता पार्टी का बनता था। जो MSP का जो मामला था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था और किसान जब आंदोलन हो उसमें भारतीय जनता पार्टी में अशोक तंवर नहीं थे। अशोक तंवर ने उनको कन्विंस करने की कोशिश भी की, परंतु आंदोलन इतना उग्र और तेज था कि वो उस किसान कन्विंस नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया, बड़ा हैवीवेट कैंडिडेट दिया, तो उनका सिरसा से पुराना लगाव था, हैवीवेट कैंडिडेट था। लोगों ने ये सोचा कि कल को अगर केंद्र सरकार में कांग्रेस लेके आती है तो कुमारी शैलजा कहीं बड़े पद पे जाएंगे, सिरसा को लाभ मिल सकता है। तो सिरसा में जब पहले पूर्व में सांसद रही तो सिरसा को ब्रॉड गेज लाइन से जोड़ने का काम शैलजा ने ही किया। उसके बाद हालांकि उसका विस्तार दूसरे सांसदों ने भी किया। एक सांसद का दूसरी बार रिपीट होना सिरसा के लिए बड़ा मुश्किल रहता है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में जो कैंडिडेट था उसका चेहरा नहीं देखा गया, उसमें चेहरा नरेंद्र मोदी का देखा गया। अब की बार जो नरेंद्र मोदी की लहर थी वो सिरसा में नजर नहीं आई। नरेंद्र मोदी का चेहरा पीछे छुप गया और राम मंदिर का मुद्दा उससे कहीं आगे था। और राजेंद्र जी, या कहीं नशा, कहीं महंगाई, कहीं बेरोजगारी, इन मुद्दों का जिक्र ही नहीं था। हालांकि ये बात बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा सवाल है सिरसा के लिए। सिरसा में जो नशा है वो पूरा हरियाणा में नहीं है। सिरसा में नशा जानलेवा है, हालांकि राष्ट्रीय मुद्दा तो नहीं है, परंतु हमारे संसदीय क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है। नशे को खत्म कैसे किया जाए, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर की सरकार रही। उन्होंने मैराथन किया, सेमिनार हुए। हालांकि पुलिस ने अपनी ओर से कुछ गांवों को नशा मुक्त घोषित भी किया है, परंतु हालात आज भी कहीं सुधरे नहीं है। कांग्रेस की कैंडिडेट जब गाँव में गई तो उन्होंने खुद बताया कि महिलाएं मिलती हैं, उनके बच्चे नशे से मर रहे हैं। हमारी जो नशे की OPD है सिरसा, एक नशा मुक्ति केंद्र है, उसी की OPD बहुत ज़्यादा है, बड़ी हेल्प करने वाली है। और उस OPD के अंदर 20% के लगभग महिलाएं और युवतियां हैं। ये बड़ा ही चिंताजनक मुद्दा है। इसके ऊपर दोनों ही पार्टियों को, चाहे वो सत्ता में रहे विपक्ष में बैठे, उनको संज्ञान लेना चाहिए। और आज कुमारी शैलजा की जहाँ तक यहाँ से उम्मीदवारी की है तो यहाँ की जनता में इस तरह का बहुत पूर्व में ही तैयार हो गया कि कुमारी शैलजा यहाँ से आनी चाहिए। उनके आने से पहले एक सिनेरियो तैयार था पॉलिटिकल, भी वो आएंगे तो फिर एक डर रहा था कांग्रेस को या शैलजा को भी कहीं गुटबंदी उन्हें खराब ना कर दे। परंतु सिरसा में जब से उनको उम्मीदवार बनाया गया, कहीं भी गुटबंदी इस तरह नजर नहीं है। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो गुट था उसने कहीं इंटरफेयर किया हो। ये बात तो है कि किसी हुड्डा गुट के किसी बड़े नेता ने, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हो उदयभान जी या दीपेंद्र हुड्डा हो, उन लोगों ने हालांकि यहाँ प्रचार में कोई हिस्सा नहीं लिया। परंतु हुड्डा गुट के जितने भी पूर्व मंत्री थे या MLA थे, उन लोगों ने जी जान से काम किया और उसका बेनिफिट शैलजा को मिलता नजर आ रहा है। तो अब तक जो लोगों से फीडबैक चुनाव होने के बाद ली गई है, तो उस फीडबैक में कहीं न कहीं कांग्रेस विजयी होती नजर आ रही है। हो सकता है कहीं
पिछला जो एक टारगेट 3 लाख से ऊपर का है उसको तो शायद ना छू पाए, परंतु जीत में कहीं आनाकानी नजर नहीं आ रही। कांग्रेस से सिरसा से विजयी होती नजर आ रही है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार कमल शर्मा जी। कमल जी, इनका दावा है कि शैलजा की जीत नजर आ रही है, आप कैसे देखते हैं? सर, अगर ऑल ओवर हरियाणा की बात करें तो इस बार 2019-2024 में एक खास अंतर ये रहा कि 2019 के अंदर मोदी को जिताने के लिए लोगों ने, यानी बीजेपी के पक्ष में बीजेपी को जिताने के लिए वोट किया था। 2024 में जो वोटर्स ने वोट किया है वो बीजेपी को हराने के लिए किया है। ये नहीं कि कांग्रेस के पक्ष में लहर है, ऐसी कुछ नज़र भी नहीं है, लेकिन बीजेपी से लोग नाराज हैं, चाहे किसान आंदोलन हो चाहे और मुद्दे हो, तो इसलिए लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए ही वोट दिया। सामने कांग्रेस पार्टी थी। यदि सामने क्षेत्रीय दल, अगर हरियाणा की बात करें, इनेलो और जेजेपी, ये दो फाड़ हो चुकी है। अगर इनेलो और जेजेपी पहले की तरह एक होते तो शायद जो आज कांग्रेस को लाभ मिल रहा है वो नहीं मिलता। रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे हर चुनाव में ऐसे ही होता है, हर चुनाव में मुद्दे गौण होते हैं। और रही नशे की बात, तो नशा पहले भी था, आज भी है, और यदि कांग्रेस पार्टी जीतती है तो भी नशा रहेगा, क्योंकि नशे पे अंकुश लगाना बहुत मुश्किल है, ये राजनीतिक संगठन में काम चलता है। रही बात देश की, तो देश में ऑल ओवर जो लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी, लेकिन हरियाणा में इस बार कांग्रेस लाभ में है, और शायद 2024 में जो विधानसभा चुनाव और होने हैं उसमें भी शायद कांग्रेस को लाभ मिलता दिख रहा है। ओवरऑल आपको क्या लग रहा है सिरसा से? सिरसा से कांग्रेस की जीत है। लगभग कितने वोटों से? वोटों का अंतर सर 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन मार्जिन लगभग ठीक रहेगा इस बार। मेरे साथ हैं दैनिक भास्कर के पूर्व में रहे ब्यूरो चीफ इंद्रमोहन शर्मा जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। इंद्रमोहन जी, 9 हल्के हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर, हर हल्के वाइज अगर बात करें तो क्या रहने वाला? 9 हलकों में जैसे कि अलग अलग हम बात करें अगर, तो सिरसा और फतेहाबाद जो है, जो शहरी जो तबका ज़्यादा है यहाँ पर 50-50% रहेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी एक बार ये बोला था कि रानिया, रतिया और नरवाना, ये 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर तंवर की कुछ खामियां नज़र आ रही थी, मतलब मेरा कमज़ोर पक्ष नज़र आ रहा था। हालांकि उस वक्त अशोक तंवर को मैंने बोलचाल में बोल दिया, उन्होंने कहा कि हम देखेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर इन 3 क्षेत्रों में अगर वो लीड लेके चलते हैं तो हो सकता है कि वो उस कांटे के मुकाबले से अपना कांटा निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा नज़र नहीं आता है। और रही बात एलनाबाद की और कालांवाली की, तो उसमें शैलजा आगे चल रही हैं, और उन 3 जो मैंने जिक्र किया उनमें भी आगे चल रही हैं। तो इस तरह से लगता है कि भी कुल मिलाकर के शैलजा का पलड़ा कुछ भारी है। और वैसे भी एक हकीकत है अपने सिरसा के इतिहास की, और वो परंपरा भी बन चुकी है कि जिस सांसद ने यहाँ पर अपना निवास बना लिया, अपनी कोठी बना ली, वो दोबारा सांसद नहीं बना है। अब इस परंपरा को अशोक तंवर तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ पाते हैं, ये एक अलग ही किस्म का चुनाव परिणाम जो होगा वो बताएगा। लेकिन शैलजा के लिए इस बात की डील नहीं रहेगी कि लोगों ने मिलना हो तो दिल्ली जाना पड़ेगा, अशोक तंवर तो उनके बीच में है। नहीं, शैलजा ने इस बारे में जब सवाल पूछा गया था तो उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि मैं लोगों के दिलों में रहती हूँ, आवास बनाना या कोठी बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर ऐसा है तो वो पहले भी सांसद रह चुकी हैं, तो और पहले केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, तो लोगों के बीच में वो आती जाती रही हैं। और यही वजह है कि इसी वजह से उनकी पैठ यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि उनके पिताश्री जो चौधरी दलबीर सिंह थे वो भी 4 बार यहाँ सांसद रहे थे और केंद्रीय मंत्री बने थे, तो उसका भी फायदा उनको मिला। मेरे साथ हैं पंजाब केसरी से वरिष्ठ पत्रकार नवदीप सेतिया जी। नवदीप जी, जिस तरह से गोपाल कांडा और गोविंद कांडा ने कमान संभाल की थी, इतने कार्यक्रम भी करवाए, रैलियां भी करवाई, योगी आदित्यनाथ भी आए, उस पर आपका क्या कहना है कि क्या रहेगा, कमल जी के पक्ष में रहेगा ये सब कुछ? देखिए, जाहिर सी बात है कि गोपाल कांडा और गोविंद कांडा ने बहुत अच्छे तरीके से कमान संभाली, खास करके सिरसा विधानसभा क्षेत्र में। और एक तरीके से उन्होंने चुनाव के अंदर जो मोमेंटम बरकरार रखा, जो एक कमी नज़र आ रही थी, जो शुरू हुआ था जो तंवर का कैंपेन, क्योंकि जैसा संसार जी ने बताया कि संगठन जो है खड़ा नज़र नहीं आ रहा था, पन्ना प्रमुखों की टीम जो है धरातल पर नज़र नहीं आ रही थी 2019 की तुलना में। तो वो कहीं ना कहीं गोपाल कांडा के आने के बाद तंवर का जो खेमा था उसमें उत्साह भी नज़र आया, और वो निश्चित रूप से सिरसा विधानसभा क्षेत्र पे उनके जो मेहनत का असर जरूर नजर आएगा। लेकिन दूसरा में हाँ जी, दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि जब हम विश्लेषण करते हैं तो जातिगत बात नहीं होनी चाहिए,
लेकिन चुनावों में जातीय ध्रुवीकरण हमेशा ही होता है। 5,90,000 वोट जट सिख और जाटों के हैं, 3,70,000 जाटों के और 2,20,000 जट सिख के। वो निश्चित तौर पर बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका जाट और जट सिख की थी। और हल्का वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा किसान आंदोलन का असर जो है वो रतिया, डवाली, रानिया और इलाहाबाद में था। और इन हलकों में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को काफी नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है, खास करके डवाली, रतिया और कालावाली। आप जो है राजनीति के भी अच्छे जानकार हैं, हर हल्का वाइज अगर मैं बात करूं तो हर हल्का वाइज रिपोर्ट दीजिए। देखिए, जैसा शर्मा जी ने बताया, जो शहरी सीटें हैं जैसे फतेहाबाद है, सिरसा है, तो यहाँ थोड़ा सा बीजेपी को एज नजर आ रहा है। रतिया, कालावाड़ी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की मतलब सीटें हैं, और डबाली, वहाँ पे थोड़ा सा कांग्रेस को एज नजर आ रहा है। टोहाना में भी कांग्रेस को एज नजर आ रहा है। रानिया और इलाहाबाद हैं, वो मिली जुली सी सीटें, उसमें शहरी भी वोटर भी हैं और ग्रामीण वोटर भी हैं, उनमें थोड़ा सा बीजेपी एज में नजर आ रही है। तो स्पष्ट क्या रहने वाला? स्पष्ट मुझे ये लगता है कि जीत हार का मार्जिन जो है वो 1 लाख से कम रहेगा और कांग्रेस थोड़ा सा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो ये थे सिरसा के वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने कहा कि वैसे तो 4 जून को ही पता लगेगा कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है, कौन सांसद बन पाता है, लेकिन फिलहाल जो हवा नजर आ रही है वो कांग्रेस की नजर आ रही है। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।